हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। आप जैसा कि जानते हैं कि कल हाई स्कूल का मैथ का एग्जाम है, तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अगर आपने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है तो मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आप इसे देखें और इस जो जितने भी सवाल इसमें आते हैं सभी सवालों को आप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपको इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, सामान्य निर्देश। तो इसमें पहला दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, तो मतलब टोटल जो है वो 7 प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। और जो भी मतलब कि प्रश्न के बारे में मतलब कि बताया गया है वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। मतलब जो भी प्रश्न जितने अंक का है वो उसके सामने लिखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से 3 गलत है, एक सही है। आपको सही विकल्प को छांट के लिखना है। तो सबसे पहले दिया गया है का वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बता दी सह अभाज्य संख्या होती क्या है। देखिए, जिन संख्याओं का HCF एक आ जाए उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले का 31 और 93, इन दोनों का जो HCF है वो 1 आएगा, इसलिए ये संख्याओं का युग्म होंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो आपको ये चेक करना है कि मूलों का गुणनफल क्या है। अब सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 3x² ऐसे रहेगा, ये 4x को उस साइड लेके जाएंगे तो 4x हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल होगा, होने के बाद में क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, 4/3। तो यह क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 4/3। सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। तो क्या होती है आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़, समरूप त्रिभुजों की जो विशेषता जो होती है, उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, मतलब आपस में बराबर होती हैं, और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। उनके कोण भी बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। आगे बात करते हैं घा वाले की। तो घा वाला दिया गया है आपको cos 60 × cos 30 माइनस sin 60 × sin 30। इसका क्या मान होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। cos 60 का मान क्या होता है वो रखेंगे इसकी जगह, cos 30 का मान रखेंगे, sin 60 का मान रखेंगे, sin 30 का मान रखेंगे, और सॉल्यूशन के बाद में जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो जो इसका आंसर जो होगा वो आएगा मानक विचलन, क्योंकि मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, बाकी ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं। आगे बात करते हैं चा वाले की। तो आपको दिया गया है कि दो बिंदु के निर्देशांक -8,0 तथा 0,-8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो सबसे पहले जो मान दिया गया है, ये वाला मान दिया है x1 का मान, ये वाला दिया है y1 का मान, ये वाला x2 का मान, और ये वाला y2 का मान। अब हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो सूत्र क्या आएगा, x बराबर x1 + x2/2। अब x1 का मान कितना है, -8, प्लस x2 का मान कितना है, 0/2। जब -8 और 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा, -8 अपॉन में 2 भाग करेंगे कितना आएगा, -4। ऐसे ही इसका आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4, -4, थर्ड वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, सेकंड दिया है सभी खंड कीजिए द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है विभक्तर निकालने के लिए। जिसका सूत्र जो होता है वो होता है D = B² - 4AC। ये विभक्तर निकालने का फार्मूला है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है,
बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे समझना पड़ेगा और आपसे आना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है सर इससे मतलब सॉल्विंग कैसे होगी इसकी। तो सबसे पहले हम इसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से a का मान 2 आ जाएगा, b का मान -4 आएगा, c का मान +3 आएगा। ये जो a b c के मान आए हैं इन सभी मानों को आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से d का मान निकल जाएगा, d को ही हम क्या बोलते हैं, विवेकतर कहते हैं। आंसर आपका आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8.1 जो कि त्रिकोणमिति है। यहाँ से दिया गया आपको कि यदि cot 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन और sec a का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे cot a बराबर 8/15। तो यहाँ से हम जानते हैं लाल बटे कक्का के अनुसार cot क्या होता है, साइन cos tan cot जो होता है वो a/l होता है। क्या होता है, a/l। अब बता दिए सर यहाँ पर a और l क्या है। तो a क्या होता है, आधार होता है, l क्या होता है, लंब होता है। बहुत ही आसान है, आपसे आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से एक सवाल 110% आएगा, 100% आएगा, और यही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे आना चाहिए। तो यहाँ से cot a का मान मतलब a/l है, आधार आपको दिया है 8 और l दिया है आपको 15। यहाँ से आप k का मान निकालेंगे और निकालने के बाद में साइन a और sec a का मान निकाल देंगे। इसी लाल बटे कक्का वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, l/k होता है साइन, और sec क्या होता है, साइन cos tan cot sec होता है k/a। क्या होता है, k/a। ये क्या होता है, sec होता है। sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। ठीक है, निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेमी तथा 289 वर्ग सेमी है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। देखिए 6 चैप्टर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको आना चाहिए। और मतलब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी याद होना चाहिए, होता क्या है, ठीक है, करना पड़ेगा आपको। आगे दिया गया है यदि किसी बंटन का माध्य 16 है और बहुलक इतना तो बंटन की माध्य का। हाँ देखिए चैप्टर 14 में से भी मतलब बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आने चाहिए। सभी सूत्र जैसे समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये चीज़ आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की बात करते हैं। आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 है क्या परिमेय संख्या। देखिए इस एक्सरसाइज में से 110% गारंटी के साथ एक सवाल आएगा, चाहे वो √3 आ जाए या √2 आ जाए या √5 आ जाए, एक सवाल ज़रूर आएगा कि सिद्ध करना है आपको कि √3 क्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जो दिया है आपको √3 इसे हम क्या मानेंगे, इस चीज़ का उल्टा मानेंगे कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मानने के बाद में आपको √3 = मानना है a/b। मानने के बाद में दोनों पक्षों में हमें करना है वर्ग, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है पहले वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप निकाल देंगे √3 क्या परिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, करना चाहिए आपको। आगे हम बात करेंगे, इसमें आपको a का मान निकालना है। a का मान आपको समीकरण दिए हैं, एक समीकरण दिए, एक ये दिए, आपको a का मान निकालना है, निकाल सकते हैं आप किसी भी विधि से यूज़ कीजिए। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है गा वाला कि दिए गए चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR है तो कोण PST बराबर है कोण PRQ के। तो सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु है। देखिए हम जानते हैं कि समद्विबाहु का मीन्स क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको यही सिद्ध करना है आपको इसमें कि त्रिभुज PQR क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे हम बात करेंगे घ वाले की। तो इसमें दिया है आपको एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के चिन्ह के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, अर्थात R1 का मान आपको दिया है 38 सेमी और R2 का मान दिया है 8 सेमी। हमें शंकु के चिन्ह की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको सभी के जो इसमें चिन्ह के आयतन वगैरह हैं सभी के सूत्र आपको आने चाहिए, और बेलन का आयतन है, शंकु का आयतन है, तो ये सभी चीज़ आनी चाहिए। आपसे सूत्र याद होंगे तभी आप सवाल हो पाएंगे। आपसे मतलब आपको वो दे सकता है कि शंकु का आयतन आपको दिया होगा, R का मान आपसे पूछेगा। तो अगर आपके सभी सूत्र याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल करने में। चलिए आगे बात करते हैं हम 4th वाले की, सभी खंड कीजिए। तो पहला दिया गया आपको यूक्लिड विभाजन मतलब एल्गोरिथम, जो एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है। STF निकालने के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आते हैं चाहे ये आ जाए कोई और सवाल आ जाए, आपको अंक चेंज होंगे पर इसका मेथड करने का वही आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है इसमें। तो आपको STF निकालना है तो आप
एक तो इसकी होती है भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, और एक होती है गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, और एक होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले आपको इसमें स्टेप, जो संख्या बड़ी होती है, जैसे मान लीजिए इसमें 1032 बड़ा है, तो सबसे पहले हम 1032 लिख के, अब अगर हम 272 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 3 बार पढ़ेंगे, और क्या बचेगा, जितना शेष बचता है वो उसे यहाँ लिखेंगे। अब इसी प्रकार से 272 फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में यानी सेकंड स्टेप में 272 लिखेंगे। 272 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, मतलब उसी प्रकार से जैसे आपने भाग विधि में किया है ना, तो अगर आप भाग विधि को रफ में सॉल्व करके वहाँ से भी स्टेप आराम से बना सकते हैं कि एक 1032 कब आएगा, तो हम 272 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और 116 शेष बचेगा। ठीक है, आप इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसे, ताकि मतलब दिक्कत ना पड़े। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसमें दिया है खवाला कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, तो सिद्ध करना है आपको CA² बराबर CB इंटू CD। मतलब जो भी मतलब उसमें दिए गए हैं, मतलब उसी त्रिभुज के आधार पर आपको सिद्ध करना है, आपको कोण बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। तो सबसे पहले आपको 5 सेमी का लंबा रेखाखंड खींचना है और इसे 2:3 यानी कि एक्सरसाइज 11.1 का सवाल है। देखिए 11.1 और 11.2 एक सवाल तो शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा। देखिए आपसे अनुरोध है कि आप 11 जो चैप्टर 11 है उसे मतलब बहुत ही सावधानी के साथ में पढ़ लें, ताकि 6 नंबर का मतलब आएगा, मतलब पक्का है भाई, आना है, 100% आना है। ठीक है, तो आप इसे मतलब करना पक्का, ताकि नंबर आपके नहीं कटें। आगे इसमें दिया गया है घा वाला कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा 1 + cos थीटा 1 माइनस, मतलब यही आपको इस चीज़ का मान निकालना है। तो जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि आप वहाँ पर आपको दिया था कि कॉट का मान, तो यहाँ पर भी कॉट का मान दिया लाल बटे कक्का की सूत्र से। लाल बटे कक्का के सूत्र से सबसे पहले आप यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन और कॉस का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन और कॉस। और साइन और कॉस का मान निकालने के बाद में फिर आप जो आपको दिया गया है, क्या दिया है, ये जो दिया गया है इसमें आप मान रखेंगे। मान रखने के बाद में जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 1 है ऐसी रहेगा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान, जो भी इसमें दिए गए हैं, कॉस दिया है कॉस दिया, कॉस का मान निकालेंगे। तो मतलब ये मान जो आएंगे वो जैसे कि मैंने पीछे बताया था, आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाने के बाद में त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये कॉट दिया है लाल बटे कक्का में, कॉट क्या होता है, लाल बटे कक्का। देखिए साइन कॉस टेन, साइन क्या होता है, एल बटे के होता है, कॉस क्या होता है, ए बटे के होता है, टेन क्या होता है, एल बटे ए होता है। हमें कॉट दिया है, कॉट जो होता है ए बटे एल होता है, ए बटे एल। ए दिया है 7, ए क्या है, आधार, आधार का मान 7 दिया है। 8 दिया है लंब का मान। हमें कर्ण का मान निकालना है। पहली बात, कर्ण का मान निकालने के बाद में जो भी आएगा वहाँ से आप मान निकाल के साइन का मान निकालना, कॉस का मान निकालना, उसके बाद में इसमें रखना, आंसर आपका आ जाएगा। आगे इसमें दिया गया है कि 5वां खंड दिया है, तो इसमें दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस का 1 है। क्या मानेंगे, x और x प्लस का 1। ये मानने के बाद में उसने क्या कहा है, पूर्णांक का मतलब जिनके वर्गों का योगफल आपको क्या लिखना है, यानी x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया है, 365। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, जो भी मान आएगा मान रखें, यहाँ से आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें दिया गया है कि बिंदु -4,6 बिंदु A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको निकालना है यहाँ पर M1 और M2 का मान। तो मानना M1 में M2 का मान कितना है, K अनुपात 1 है।
m1 का मान k, m2 का मान 1। सूत्र आएगा x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। ये जो मैं सूत्र बोल रहा हूँ ना, ये चैप्टर 7.2 का सूत्र है और ये 7.2 का सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। 7.2 के का मान निकालना है, मतलब अर्थात m1 का मान निकालना है। ठीक है, ये x का मान दिया है, ये y का मान दिया है, x y के मान दिए हैं, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है। हमें m1 m2 का मान निकालना है, निकाल सकते हैं सूत्र लगा के। आगे आपको दिया गया है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक वेलन के रूप में ढाला जाता है। वेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है? h का मान निकालना है। हमें क्या दिया है? हमें गोले की त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या आपको दी है, गोले की त्रिज्या आपको दी है, मतलब ये तो दिया है गोले की त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या दी है वो बेलन की त्रिज्या दी है। अब गोले से वेलन बन रहा है, अर्थात दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि गोले का आयतन बराबर वेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, पाई आर की घात 3 बराबर, और विलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होगा और आर की जगह आर का मान रखेंगे, यहाँ पर आर की जगह आर मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर इतनी है। हमें क्या करना है? माध्य साक्षरता मतलब समांतर माध्य का मान निकालना है। तो ये 14 चैप्टर में से एक सवाल 110% आएगा, चाहे समांतर माध्य आ जाए या माध्यिका आ जाए या फिर बहुलक आ जाए, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे 6 दिया गया है, 6 का क्वेश्चन सभी खंड कीजिए। तो 6 का पहला देखेंगे हम। दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करनी। देखिए ये 3.4 का सवाल है NCERT बुक का, तो आप देख सकते हैं। आगे दिया है खा वाला, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ABCD भुजा आपको 14 सेमी दी है। तो आपको A से लेकर B तक का मान दिया है 14, अर्थात A से लेकर B तक का मान। अगर मैं यहाँ से इस गोले की मतलब R का मान निकालूँ, त्रिज्या का मान निकालूँ, कितना आएगा? 14 का आधा कितना होगा? 7 होगा। तो R का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये जो सवाल है वो 13 चैप्टर का है, 13.1। एक सवाल 110% आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये भी चैप्टर आप थोड़ा समझना, इसमें से एक सवाल आएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आगे हम बात करते हैं गवाले की। तो आपको दिया गया है कि 4 सेमी त्रिज्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर 11 में से 11 में से ज़रूर आएगा रचना वाला एक सवाल, तो आ चुका है। तो 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या की साकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये भी आपको करना है। पहले आपको 4 सेमी का खींचना है वृत्त, उसी केंद्र पर 6 सेमी का एक वृत्त और खींचना है, फिर आपको वहाँ से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या खींचना है? 4 सेमी का वृत्त खींचना है, ठीक। उसी केंद्र पर 6 सेमी का एक वृत्त और खींचना है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान 6 हो गया, ठीक है। फिर आपको इस रेखा का आधा करना है, आधा करना है। आधा मतलब यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ लगेगा, यहाँ लगाएंगे, अन्य मतलब आधी से ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे तो ये लाइन खींच जाएगी, आधा हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप के एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचने के बाद में फिर आप बाहर की ओर इस रेखा की रचना कर देंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। दिया जाएगा हवाला, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया है। मतलब जो भी किया है, मतलब ये आपको क्या निकालना है? माध्यक, मतलब आपको माध्यिका निकालनी है। सवाल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक सवाल 110% आएगा, तो आ चुका है। चलिए आगे हम बात करेंगे। 7वां आपको दिया गया कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। आपको दिया गया है, देखो 10 मतलब 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। 6 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3.6 का सवाल है ये NCERT बुक, तो उसमें आप चेक करिएगा। तो सबसे पहले हम देखिए इस सवाल को
ज़्यादा हार्ड नहीं है सवाल, बस थोड़ा सा मेथड आना चाहिए। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा 1/x + y को हम क्या मानेंगे, p, और 1/x - y को क्या मानेंगे, q। मानने के बाद में यहाँ से समीकरण आ जाएगी 10p + 2q = 4। समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। इसी यहाँ से मतलब इसी प्रकार यहाँ से समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। फिर आप उसे विलोपन या प्रतिस्थापन किसी विधि से सॉल्व करना, पी क्यू के मान निकालना। पी क्यू के मान निकालने के बाद में फिर जो आपने माना है यहाँ पर रख, पी की जगह मान रख के यहाँ से फिर एक समीकरण आएगी, उसे फिर सॉल्व करना। फिर हो देखिए, जब वो आपको 6 नंबर दे रहा है तो आपसे कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना सवाल में। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल हलवा सवाल दे देगा 6 नंबर में, ऐसा नहीं देगा ना। देखिए सवाल हार्ड नहीं है, बस आपसे थोड़ा मेथड आ जाए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं आगे। या फिर अथवा में आपको दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये भी बहुत हल्का सवाल है। अगर आप मतलब आपसे हो जाए तो देखिए अथवा में है, चाहे तो आप ये करिए वरना ये करो, ऐसे और वैसे जो आपको हल्का लगे वो करना। आगे खा वाला दिया गया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल की अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई व दोनों भवनों की बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये चैप्टर 9 का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से ये दोनों ही सवाल जो आपको दिए हैं वो चैप्टर 9 के सवाल दिए हैं। आगे देखिए बस इतने, इसमें जितने भी सवाल थे सभी सवालों को मैं बाकायदा समझा चुका हूँ। अब आपसे अनुरोध है कि सभी सवालों को आप आसानी से देखें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप छोड़ कर ना आ सकें। और सभी सवाल अपने आप में कुछ मायने रखते हैं, सभी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी सवालों को आपको करना है, ताकि कल आपका एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छा जाए, और सभी सवाल आपसे आते हुए हों, जैसा कि आपने पढ़ाई की है उसी हिसाब से मतलब सवाल आपसे आते होंगे। चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, ठीक, बाय।